दोस्तों नमस्कार। कल हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मनीष जी सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने स्कूल फीस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर अपने विभाग की तरफ से जारी करने के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जिस तरह से जो बातें अपनी प्रोजेक्ट की, मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी कि उन्होंने बहुत ही पॉपुलर डिसीजन लिया है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी कि लड़ाओ और राज करो, इस नीति पर चलते हुए पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में एक बहुत सुंदर खाई तैयार कर दी है। साथियों, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने जो बातें उसमें बताई स्कूल फीस से संबंधित, जैसे उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि स्कूलें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ट्रस्ट या सोसाइटी की तरफ से फॉर चैरिटी चलते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार से प्रॉफिटियरिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है मनीष जी, आपने ये जो बातें कही वो आपके रूल बुक में लिखी हुई जो बातें हैं उनके अनुसार है, नियमानुसार आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक चीज होती है रूल और दूसरी चीज होती है प्रिंसिपल। यानी आप अपने रूल बुक की बात करें तो ये बिल्कुल फिट बैठता है कि schools are for charity and they are run by trust or society, not for profit making। लेकिन हकीकत से आप आंख मूंद नहीं सकते। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिन बातों को लेकर के आपने कल प्रेस वार्ता की, जिस तरह की स्कूल की प्रॉब्लम्स या स्कूल के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आपने बताई, वो प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल से 5 से 10% स्कूलों के द्वारा क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है। उनके अलावा जो 90% स्कूल्स हैं उनकी तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो 90% से ऊपर जो स्कूलें जिस तरह से आज आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है, पेरेंट्स के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ, अगर आपने उनका भी ध्यान रख करके कुछ निर्णय लिया होता, कुछ बातें की होती, तो हम पूरा देश आपको सलाम करता। वैसे आप शिक्षा के मसीहा हैं, आपने अपने आप को एक रोल मॉडल शिक्षा मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन आपने यहां पर जितने भी डिसीजंस लिए हैं और आज तक जो भी ले रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर डिसीजंस हैं, जिनके अंतर्गत आपने सिर्फ अपनी वोट बैंक का ख्याल रखा है। वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने डिसीजंस लिए हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक स्कूल संचालक एक होता है, उनके यहां काम करने वाले टीचर्स 40-50 होते हैं। टीचर्स स्कूल मैनेजमेंट की तुलना में ज्यादा है और किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं। जी हां, अब मैं पॉपुलर डिसीजन की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो पेरेंट्स समुदाय को खुश करने के लिए लिया है, साथ ही साथ टीचर्स समुदाय को खुश करने के लिए भी लिया है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर स्कूल संचालक, स्कूल का मैनेजमेंट एक है, तो टीचर्स उसकी 50 गुना ज्यादा हैं, और जहां तक अभिभावकों का प्रश्न है वो तो उससे हजारों गुना ज्यादा है। तो आप किसे खुश करना पसंद करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप पेरेंट्स को खुश करना पसंद करेंगे, आप टीचर्स को खुश करना पसंद करेंगे। आपको स्कूल संचालक की कोई जिम्मेदारी आपको महसूस नहीं हो रही है। आप ये प्रैक्टिकली अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही स्कूलें चलाना ट्रस्ट और सोसाइटी के माध्यम से ही करना पड़ता है, क्योंकि इट इज अ रूल, लेकिन इन प्रिंसिपल आप जरा सोचने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल वास्तविकता, धरातल पर तथ्य जानने की कोशिश करें कि क्या ये जो स्कूल संचालक हैं, वो जिनके लिए आपने कहा है कि अगर आपके पास स्कूल में फीस नहीं है तो आप अपनी पेरेंट बॉडी से फीस निकाल करके, पैसे निकाल करके टीचर्स की सैलरीज को टाइम पर करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि कितनी स्कूलों के पास में पेरेंट बॉडी नाम की कोई चीज अलग से है? सिर्फ 5% स्कूलों को आप छोड़ दीजिए, जो मिशनरीज हैं, जो ट्रस्ट के, सोसाइटीज के द्वारा जनता के सहयोग से, जनता के डोनेशन से चलने वाले स्कूलें हैं, वो मात्र 5% हो सकती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादातर लोगों ने स्कूलें अपने आप को रोजगार देने के लिए चला रखा है। सेल्फ फाइनेंस्ड, स्ववित्त पोषी ये सारे विद्यालय हैं, और इनका एकमात्र आय का स्रोत होता है अभिभावकों से प्राप्त की गई फीस। वो संचालक खुद ही अपने आप ही तो होता है अपना ट्रस्ट
और अपनी ट्रस्ट की पेरेंट बॉडी, कोई अलग से नहीं होता है। और जब तक किसी स्कूल के पास में फीस नहीं आती है, वो किसी तरह से स्टाफ की सैलरी या और खर्चे मिट आउट करने की पोजीशन में नहीं होता है। उसका अपना रोजगार, उसकी अपने घर, अपना घर की रोजी रोटी उसकी आज चुनौतीपूर्ण हो रही है। उसके लिए उसे आज बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप शायद ये नहीं जानते, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो मात्र 5% या 10% टॉप एलिट स्कूलों को ध्यान में रख करके लिए हैं, जिनके पास न फंड्स की कमी है, न जिनके पास स्टूडेंट्स की कमी है, और न जिनके पास संसाधनों की कोई कमी है। लेकिन आप उन 90% स्कूल्स के बारे में भूल रहे हैं जो बहुत मुश्किल कंडीशंस में स्कूल्स चला रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन होने से पहले ही लॉकडाउन हो गया, वार्षिक परीक्षाएं हुई नहीं और बिना परीक्षाओं के अगली क्लास में प्रमोशंस दे दिया गया। परीक्षाएं जब होती हैं तो परीक्षाओं के समय, परीक्षा के कारण, परीक्षाओं के पहले अधिकांश स्कूलें अपनी बकाया फीस कलेक्ट कर पाती हैं, और उससे भी अगर कुछ बच जाती है तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस समय बकाया फीस प्राप्त होती है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि बहुत सारी स्कूल्स, 90% स्कूल्स ऐसी हैं जिनमें पिछले साल की 30 से 40% फीस अब भी बकाया है। यस, दे आर पेंडिंग। उन बकाया फीस के बावजूद वो अपनी टीचर्स को सैलरीज टाइम पर देते हुए आ रहे थे। टीचर्स को सैलरी देने के लिए आज भी मना नहीं है, और आज भी हम पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का, कौन सी स्कूलें दबाव डाल रही है पेरेंट्स पर? किस स्कूल में 3 महीने की फीस एक साथ ली जा रही है? वो स्कूलें जो साधन संपन्न है, जिनके यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या की कोई कमी नहीं है, जिनके पास फीस की कोई कमी नहीं है, उन गिने चुने 5% स्कूल के आधार पर आप निर्णय लेकर के बाकी के 90% स्कूल्स को अगर आप मझधार में छोड़ देंगे तो सोचिए क्या होगा। अब न पेरेंट बॉडी के पास पैसा है, क्योंकि पेरेंट बॉडी तो क्या, आज बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स को बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अपने घर के गहने बेच करके, घर को गिरवी रख करके, बैंक से लोन लेकर के, इधर उधर से पैसे अरेंज कर करके स्कूलें खड़ी कर रखी है। स्वयं का रोजगार भी पैदा किया, और चूंकि आप सबको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, पूरा देश नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। ऐसे इस समय में अगर आपने उनको प्रताड़ित किया, केवल एक बात आपने की है कि स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक दरार पैदा कर दी है। उनको एक तरफ आपने खुश करने की कोशिश करते हुए स्कूल वालों को, स्कूल मैनेजमेंट को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। किनकी वजह से? सिर्फ मुश्किल से 5% स्कूल वालों की वजह से, जिन्होंने किसी प्रकार से पेरेंट्स को प्रताड़ित करने की कोशिश की, या उन्होंने ऑनलाइन का काम रोक दिया, या फीस के लिए उन्होंने जोर देना शुरू किया। अधिकांश स्कूल अभी नए वर्ष की तो क्या, अपने पिछले साल की बकाया फीस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। आदरणीय मनीष जी, जिस तरह से यूहान सिटी से निकला हुआ वायरस पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है, वैसे ही मनीष जी सिसोदिया के मुंह से निकला हुआ ये जो वायरस है वो पूरे देश में फैलने वाला है। आपको बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं, और आपने जो कह दिया उसी को बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे शिक्षा मंत्री, बहुत सारे शिक्षा विभाग लागू कर सकते हैं। आप जरा गौर से देखिए, आपने कह दिया इस समय छुट्टियां चल रही है, बस की फीस की कोई आवश्यकता नहीं है, बस के खर्चे नहीं है, स्पोर्ट्स के खर्चे नहीं है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के खर्चे नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी तो हो सकता है। क्या वो पहले से ही था? क्या उसकी तैयारी स्कूलों के पास ऐसे ही थी? क्या वो फ्री में आ रहा है? क्या उसके लिए इंटरनेट नहीं लग रहा है? क्या वेंडर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी, हर चीज के पैसे लगते हैं। इट कम्स एट कॉस्ट। उसको करने के लिए समय लगता है, पैसा लगता है, और लोगों को पैसा देना पड़ता है। आपने तो कह दिया कि बसें बंद है, इसलिए आपको बस के पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, मैं आपको, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बस के खर्चे में इस समय
केवल मात्र डीजल या सीएनजी का खर्च बच रहा है, जो कि पूरे बस के खर्चे के कंपोनेंट में मात्र 20-25% होता है। बाकी की बस की ईएमआई चालू है, बस का इंश्योरेंस चालू है, रोड परमिट, बाल वाहिनी परमिट, उसका रिन्यूअल, उसकी फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, अटेंडेंट की सैलरी, ये सब चीजें कौन देगा? ये सब जारी हैं मात्र 20% कंपोनेंट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्कूल बाल वाहिनी बस सेवा वैसे भी बहुत ज्यादा घाटे में पहले से ही चल रही है। और अगर आपने बस की फीस देने के लिए रोक लगा दी, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बस की फीस का जो घाटा है वो स्कूल फीस से ही इक्वल किया जाता है, उसी में से स्कूल फीस में से ही बस की फीस का घाटा दिया जाता है। अब आपने बस की फीस पे रोक लगाने के लिए कह दिया तो घाटे पे घाटा और बढ़ जाएगा। अब आपने कह दिया कि टीचर्स की सैलरी करो, सही है, बिल्कुल हम करना चाहते हैं। कोई स्कूल संचालक ऐसा नहीं है जिसकी अगर रेवेन्यू, जिसकी फीस अगर बराबर आती रहे तो वो टीचर्स को सैलरी न देना चाहता हो। ऐसा करके कोई स्कूल चला ही नहीं सकता। टीचर्स की सैलरी उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, वो भी देना चाहते हैं, लेकिन बिना आय के कहां से दी जाएगी? भाई आपने कह दिया कि सैलरीज दीजिए और पेरेंट्स को कह दिया कि फीस आप एक एक महीने की दीजिए। वो भी आपके सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 days आफ्टर द स्कूल रीओपन्स। पेरेंट्स फीस कहां से देंगे? आज दे भी नहीं रहे और आप कह रहे हो सैलरीज दो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने और बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 50% तक वेतन सैलरीज रिलीज की है। केंद्र सरकार ने भी इवन डिफेंस सर्विसेज में भी और बहुत सारी सर्विसेज में पूरी सैलरी नहीं दी है। जब सरकार पूरी सैलरी नहीं दे सकती और आप प्राइवेट स्कूलों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिना आय के पूरी सैलरी दें, किस तरह से देंगे मनीष जी? जरा आप हमें बताने का प्रयास तो करें। आपने बहुत मार्मिक रूप से कह दिया कि क्या स्कूल वाले इतना नीचे गिर गए हैं? माननीय महोदय, क्या आप इतना ऊपर उठ गए हैं कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती? आपने कह दिया टीचर्स की भी सैलरी दो, नॉन टीचिंग की भी दो, सपोर्ट स्टाफ की भी दो, कॉन्ट्रैक्ट पर जो हैं उनकी भी सैलरी दो। सब देना चाहते हैं, लेकिन बिना आमदनी के, बिना रेवेन्यू के कहां से दी जाएगी? जब पिछले साल की फीस बकाया चल रही है, नए साल की आ नहीं रही है, तो सैलरीज कहां से दी जाएगी? माननीय मनीष जी, आपके इस प्रकार के आदेश से जिस प्रकार अराजकता फैलेगी, जिस प्रकार पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होंगे, विवाद पैदा होंगे, उनका निपटारा शायद होना संभव नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स बंद होने के कगार पर हैं। आपने तो कह दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, 2 साल तक की जेल का प्रोविजन कर दिया आपने, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्कूल एक्ट, ये सारी चीजें आप लागू कर रहे हैं। आप नियमों की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों की बात कीजिए। एक राजनेता का दायित्व होता है कि वो अपनी सारी समस्त जनता का ध्यान रखे, वो कुछ सिद्धांतों पर कार्य करें, केवल रूल बुक को फॉलो नहीं करें। कुछ मानवीय संवेदनाएं भी होती है, कुछ इंसानियत भी होती है। जो स्कूल संचालक आपका काम कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 60% स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और अगर वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल आपकी इन प्रताड़नाओं की वजह से बंद हो गए, तो क्या आप उन 60% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं? क्या आप उन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को रोजगार देने में समर्थ हैं? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज और इतना बजट है? आप इन बातों की कल्पना कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बात
जिस तरह से बाजार में, जिस तरह से समाज में, जिस तरह से पेरेंट फ्रेटर्निटी में आ चुकी है, लोग उसके और भी बहुत सारे अर्थ अपने आप निकाल लेते हैं। आज वो फीस देने के पीछे जो समर्थ हैं, उन्होंने भी पीछे हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि आपने कह दिया, क्योंकि रूल बुक है, क्योंकि आपने रूल निकाल दिया। जो देना चाहते थे, जो दे रहे थे, जो सक्षम थे, वो भी अब नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों की दिक्कत है, उनकी दिक्कतों का समाधान स्कूल वाले हमेशा से ही करते आ रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पिछले सालों की 30 से 40% फीस बकाया नहीं होती। स्कूल वाले हमेशा ही पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आदरणीय सर, आपने केवल 5% स्कूलों को ध्यान में रख करके 90% स्कूल वालों को जिस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है, ये अक्षम्य अपराध है। इसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह से करना संभव नहीं हो पाएगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने जिन शिकायतों का हवाला देकर के ये आदेश निकाले हैं, कितनी स्कूलों की शिकायतें आपने वेरीफाई की? वो झूठी शिकायतें भी हो सकती है, वो फर्जी भी हो सकती हैं, और बाकी धरातल पर कितने ग्राउंड लेवल पर कितने स्कूलों का आपने सर्वे करवाया और वास्तविकता को जानने का कितना प्रयास किया? मानते हैं हम, आपके पास अधिकार है, आप कोई भी रूल निकाल सकते हैं, कोई भी आदेश निकाल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन माननीय महोदय, ये तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग हो गया। आप केवल कुछ गिने चुने स्कूलों की शिकायतों के आधार पर अगर इस प्रकार के निर्णय लेने लगे, तो ये तो राजनेता का धर्म नहीं हुआ। फिर से सोचिए। आदरणीय मनीष जी, ये तो ठीक नहीं है। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए, आप शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल के अलावा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल और बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके बारे में भी तो कुछ बता दीजिए। आपको सिर्फ स्कूलें दिखाई दे रही है क्या? ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बहुत बड़ी संख्या में कुकुरमुत्तों की तरफ फैले हुए ये जो कोचिंग क्लासेस खुले हुए हैं, क्या इन कोचिंग क्लासेस और बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी आप इसी प्रकार के रूल लागू करेंगे? क्या ये जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर पूरे साल की फीस एक साथ ली जाती है, जहां पर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी अगस्त महीने में ही मार्च में होने वाली एग्जामिनेशन की पूरी फीस पहले ही एडवांस में ले लेता है? अब आप मुझे ये बताइए कि जो परीक्षा मार्च अप्रैल में होने वाली है, उसकी फीस बोर्ड और आपके सारे विभाग परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही ले लेते हैं, और आप स्कूल वालों से अलग अलग तरह के फरमान जारी करते हैं। जरा निवेदन है, तटस्थ बातें करें, रैशनल बातें करें, प्रैक्टिकल बातें करें। मानवीय दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो केवल एक पक्ष को नहीं, पूरे सभी पक्षों का ध्यान रख करके आपको कोई भी निर्णय और आदेश जारी करना चाहिए। अगर इस प्रकार के आदेश पूरे देश में लागू हो गए, हम ये निश्चित रूप से कहते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आने वाले समय में अपने आप ही बंद हो जाएगी। आपको कानूनी कार्रवाइयां करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जिन पर आप कानूनी कार्रवाइयां करेंगे, कोर्ट के माध्यम से लड़ाइयां बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे, कुंठाग्रस्त होंगे, कुछ लोग इससे भी ज्यादा कड़े कदम, अनावश्यक कदम उठा सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। अपने बहुत सारे आदेश जो आपने दिए हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन रोकें। अपने डिपार्टमेंट्स को आदेश करें कि जो भी निर्णय ले, जो भी बातें करें, वो स्कूलों के हित में करें, शिक्षा जगत के हित में करें। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर जीने का हक अभिभावकों को है, अगर डिफिकल्टी अभिभावकों की है, अगर डिफिकल्टी स्कूल टीचर्स की है,
तो डिफिकल्टी स्कूल संचालक की भी है, जीने का हक स्कूल संचालक को भी है। अपना रोजगार स्वयं पैदा करने वाले और अपने साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाले एक स्कूल संचालक का भी इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ तो हक है। पुनर्विचार करें। धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।